सर कैन वी टच 400 बेंचमार्क इन सोशियोलॉजी? बिल्कुल बेनुधर, आराम से आप ला सकते हो 400। अगर सोशियोलॉजी का पेपर 600 का हो गया तब आपके 400 आराम से आ जाएंगे। 2 years marks are clubbed then. हाँ, और या फिर अगर 2 साल के आप मिला दो तो भी 400 आ सकते हैं। जो मुझे लगता है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आपका कोर है, ये 90%। करंट अफेयर से वो बात का 10% बाहर का, और बच्चे वो बाहर का 10% को 90% पढ़ते हैं। बहुत सही पॉइंट बोला तुमने। जब पेपर खत्म होता था और हमें मॉक टेस्ट या फिर और भी एग्जाम और हमें चेक होकर मिलता था वापस, देन वी यूज्ड टू गेट ऑन कॉल कि यार इस क्वेश्चन में कम तेरे आए हैं, ज्यादा मेरे आए हैं, या फिर वाइसा वर्सा। यहाँ से आप या तो अंदर या बाहर, फिर 1 साल। एंड सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है, तो वो मेरे साथ कैरी कर गया कि अब मैं सिलेक्टेड हूँ तो शायद अगली बार मैं चिल मोड में दूं तो अच्छे नंबर आए, बट और वो स्ट्रेस उन्हें दिख गया कि ये घबराया हुआ है। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे, और आई वुड से कि ये सेशन मेरे लिए बहुत स्पेशल हुआ है, मेरी लाइफ के लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस सेशन में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे वो मैंने पहले भी कभी नहीं किया है। और आज का सेशन पूरा हिंदी में रखूंगा मैं। आई विल ट्राई टू स्पीक ओनली इन हिंदी। इस चीज़ को भी अब मैं हिंदी में ही अब आगे बोलूँगा कि अब जो भी मैं बोलूँगा हिंदी में ही बोलूँगा, क्योंकि हिंदी जो होती है ना वो दिल से निकलती है, क्योंकि अपनी भाषा है। दोनों स्टूडेंट्स निखिल यादव और ऐश्वर्या सूर्या, दोनों स्टूडेंट्स मेरे पहले बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं, और दोनों स्टूडेंट्स ने साथ में पढ़ाई करी है अपनी, एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और शुरू से ही मेहनत करी है कंसिस्टेंटली। और पहले भी इनका सिलेक्शन हुआ था मेंस में, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। एंड फाइनली दिस ईयर उन्होंने ये अपना पोजीशन हासिल करी है, रैंक 555 एंड 843। एंड आई वुड not waste any further time, and I would simply call both of them on the stage, and we will discuss everything starting from basics to the end. So Nikhil, Aishwarya, please come on stage. So guys, पहले मैं बात करना चाहूँगा ऐश्वर्या की भी। ऐश्वर्या के जो मार्क्स हैं मेंस के, he got 772 marks, 772, which is very much equivalent to some of the students in the top 100. उसके बाद इनके इंटरव्यू में जो नंबर कम हो गए उस वजह से इनका रैंक फिसल गया। एंड जिस दिन इन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके कुछ दिन बाद इन्होंने बताया भी था कि इनको लग रहा है कि इंटरव्यू में मार्क्स इनके कम रह सकते हैं, है ना? एंड इनको ये भी लग रहा था कि इनका मेंस बहुत अच्छा गया, और वही हुआ। मेंस में मार्क्स भी बहुत अच्छा है और इंटरव्यू में लो रह भी गए। और ऐश्वर्या से भी मैं शुरुआत करूंगा इसी चीज के बारे में पूछने की कि क्यों ऐसा लगता था उनको कि इंटरव्यू में उनका मार्क्स कम रह जाएगा। ऐश्वर्या, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था इंटरव्यू का जो तुम्हें लग रहा था कि लो? इंटरव्यू से जस्ट निकलते ही मुझे गट फीलिंग आ गई थी कि मार्क्स मेरे कम होंगे, बिकॉज सर एक तो इंटरव्यू कम चला था बहुत, 20 मिनट कुछ ही चला था, जबकि नॉर्मल 25-30 तो चलता ही है। प्लस लंच के आफ्टरनून का मेरा फर्स्ट स्लॉट था, तो मेंबर्स जस्ट लंच करके आए थे, तो दे वेयर ऐसा लाइक कि थोड़े थके हुए एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो बॉडी लैंग्वेज से वो पता लग गया था कि दे आर नॉट वेरी कीन टू नो मी। और घुसते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधे ट्रम्प की पॉलिसी से स्टार्ट किया जो स्टील टैरिफ लगाया था। एंड एक और ये था कि शीलवर्धन सर के 3 क्वेश्चन थे, तो वो तीनों क्वेश्चन मुझे नहीं बने थे। तो एक चेयरमैन को भी इम्प्रेस करने पे मैं वो रहा, और बीच में 2-3 जगह मैं हिकअप भी हुआ मेरा कि मैं एंड मेरा इतने आपके 6th अटेम्प्ट पे जब फर्स्ट इंटरव्यू होता है तो कहीं ना कहीं आपका आप अनएम्प्लॉयड होते हो, और एक वो दाव पे होती है आपकी लाइफ, यहाँ से आप या तो अंदर या बाहर, फिर 1 साल। एंड सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है, तो वो मेरे साथ कैरी कर गया, जो कि अब मैं सिलेक्टेड हूँ तो शायद अगली बार मैं चिल मोड में दूं तो अच्छे नंबर आए, बट और वो स्ट्रेस उन्हें दिख गया कि ये घबराया हुआ है, तो एक वो भी रीज़न था।
इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस था उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इंटरव्यू में, वो नहीं दिखना चाहिए वो सामने नहीं दिख वाला। गया था बिल्कुल, हम्म। क्योंकि जैसे ही मुझे बुलाया गया कि अब आपकी बारी है, तो मैं बहुत घबरा गया था। और बिकॉज मेरा फर्स्ट स्लॉट था, तो वहाँ डॉक्यूमेंट भरने होते हैं जाके आपको, तो सोचने का भी टाइम नहीं मिला कुछ, और उन्होंने बोला कि चलिए आप तो। सो गाइस, ऐश्वर्या के इंटरव्यू में 138 मार्क्स थे और मेंस का जो रिटर्न था दैट वाज 772। आई एम श्योर अगर ऐश्वर्या के 180 या 190 होते तो ही वुड हैव बीन इन टॉप 100। ओके। और दूसरी तरफ निखिल, निखिल के बारे में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसकी कॉपी जब इसने पढ़ाई शुरू करी थी अपनी इसे लेकर, अब जब इसने मेंस के मॉक्स भी लिखे, उसमें ऑब्वियसली बहुत चेंज आया। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब आप लिखना शुरू करते हो एज अ बिगिनर वर्सेस जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, इवॉल्व हो जाते हो, उसमें एक डिफरेंस दिखता है। इसकी कॉपी जब मैंने इस बार देखी थी, आई कुड सी ह्यूज डिफरेंस। और अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि यार एक बिगिनर कभी था और आज इतना मैच्योर लिख रहा है। तो इसकी कॉपी से साफ मुझे था कि ये रिटर्न में फोड़ेगा, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। द फाइनल मार्कशीट इज नॉट येट आउट, बट द फैक्ट इज दैट दीज टू हैव सिक्योर्ड देयर नेम्स, और मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं होता कि सोशोलॉजी की अलग होती है, जीएस की अलग होती है। स्ट्रक्चर पे कमांड जिसकी होती है वो निखर के आता ही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सो निखिल, अ, आपका पिछला एक्सपीरियंस जो मेंस का रहा होगा वर्सेस दिस एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, वो कैसा रहा? First of all, thank you, Nishad sir. Nishad sir was my first teacher when I started preparing for civil services. So लिटरली जब मैं इस फील्ड में आया तो पहली इंटरेक्शन और स्पेस को समझने के लिए सर ने बहुत हेल्प करी थी मेरी। सोशियोलॉजी की फाउंडेशन मेरी इन्होंने बनाई थी, और एंड तक जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक पेपर्स चेक करना और इवैल्यूएट करना, तो वो सब सर ने किया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट चेंज्ड इन दिस ईयर मेंस, मैं ये बोलूँगा कि इस बार मैंने बहुत ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर्स पे करा रादर देन राइटिंग लॉट मेनी क्वेश्चंस। मैंने इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखे, टेस्ट मैंने सोशियोलॉजी के लिखे विच इज़ एडवाइजेबल ऑल्सो, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा फोकस अपनी स्ट्रक्चरिंग पे करा था। क्या इंट्रोडक्शन में आएगा, क्या बॉडी में आना चाहिए, एंड कौन से डायग्राम्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से स्पीकर थ्योरिस्ट के हम लोग नाम लिख सकते हैं, कंक्लूजन कैसे बेटर बना सकते हैं। तो सोशियोलॉजिकली मैंने स्ट्रक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, एंड आई थिंक दैट मेड द डिफरेंस दिस टाइम। तुम दोनों मिलके साथ में कितना पढ़ते थे या अलग अलग पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो अलग ही होती थी, बट कोऑर्डिनेशन हमेशा रहता था कि मॉक्स में कम आ रहे हैं अगर, तो करते थे यार कम आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, निशाद सर ने ये बोला है, तो उसको एक कोऑर्डिनेशन था। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी, जिसमें जो दोस्त बैठे हैं वो भी हैं, इंटरव्यू भी दिया है तो कुशांग ने, तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन चलता रहता था जीएस एंड सोशियोलॉजी का। ओके। एक जो चीज़ मतलब नहीं करते थे, आई थिंक विच मेनी स्टूडेंट्स में मिस आउट समटाइम्स, जब पेपर ख़त्म होता था और हमें मॉक टेस्ट या फिर कोई एग्ज़ाम, कोई और भी एग्ज़ाम, और हमें चेक होकर मिलता था वापस, देन वी यूज्ड टू गेट ऑन कॉल कि यार इस क्वेश्चन में कम तेरे आए हैं, ज़्यादा मेरे आए हैं, या फिर वाइस वर्सा, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें। सो आई थिंक वो हम टेस्ट की डिस्कशन आफ्टर इवैल्यूएशन हम लोग करते थे, और वो बहुत ही अच्छा मतलब टाइम रहता था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, and that was a good interaction that we used to have. और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बच्चे हमसे ये सीख सकते हैं, अभी जिनका इंटरव्यू पे नहीं भी हुआ, उनके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं मार्क्स देख के, कि सबसे बड़ा उनका था कि हाउ यू हैव अचीव्ड दिस मच जंप, लाइक इसके भी 650 अराउंड थे, मेरे भी 640, सो अराउंड 130 मार्क्स जंप। और जबकि बोला जाता है कि मेंस में आपके मार्क्स स्टैग्नेंट रहते हैं, नहीं बढ़ सकते, 650 वाले कैसे आएंगे 800 तक। तो एक वो जंप लाना, अब वो दिखता है कि किया जा सकता है अगर राइट स्ट्रेटेजी हो। डेफिनेटली, नाउ दैट यू गाइस हैव अचीव्ड दैट, क्योंकि आप अब कर चुके हो, तो कह सकते हैं कि यस यू नो व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कट ऑफ हो जाओ सोशल वर्ल्ड से, ये वो सब,
बट मैं कहना चाहता हूँ कि अ, दोस्ती इतनी भी हार्मफुल नहीं होती है, ओके? तैयारी में अगर उसको प्रॉपरली चैनलाइज़ किया जाए टू योर एफर्ट्स एंड टू सक्सेस। तो जैसे रॉबर्ट मर्टन एक थिंकर है ना? वो मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस की बात करते हैं, तो दोस्ती का मैनिफेस्ट फंक्शन तो सपोर्ट है, कोऑर्डिनेशन है जो उन्होंने किया एक दूसरे के साथ टेलीग्राम चैनल बना के, बट लेटेंट फंक्शन तो फाइनल सक्सेस है। और वो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये दोनों स्टूडेंट्स। तो एक-एक करके ना क्या करेंगे हम, क्वेश्चन आंसर मैं थोड़ा रखूँगा, बच्चों के भी क्वेश्चंस कुछ लेंगे जो भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं और ऑफलाइन जो हैं। स्टार्ट करते हैं नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इट बट टू द पॉइंट करने की कोशिश करते हैं कि ऐश्वर्या, सोशियोलॉजी में आपका जो राइटिंग का शुरू का जो स्ट्रगल था, Yes. वो किस चीज़ को लेकर ज़्यादा था? और इस अटेम्प्ट तक आते-आते क्या चीज़ फाइनल आपने प्लस करी और क्या माइनस करी? शुरू का अगर स्ट्रगल आप बताओ मुझे। तो सबसे शुरू का स्ट्रगल तो ये था कि थ्योरी ठीक है, समझ आ गई, हुँ, बट उसको एक लूसिड लैंग्वेज में लिखना, हुँ, ह्यूमैनिटी की लैंग्वेज में, बीइंग फ्रॉम आईआईटी मेरे लिए वो बहुत चैलेंज था कि मैं कैसे उनको वर्ड्स में पिरोऊँ जो मुझे आता है। येस, तो एक आंसर पे फ्लो नहीं आ पाता था। उसके बाद फ्लो आ भी गया तो सोशियोलॉजी के आंसर फ्लूइड होने चाहिए, वो थोड़े जीएस टाइप मैकेनिकल होते थे मेरे, कि थिंकर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया एंड पॉइंट्स पे दिया। बट और सबसे बड़ा जो निशात सर ने लास्ट टाइम मुझे बताया था, जिसके कारण शायद एक बात मैं बता दूँ कि मेरे 220 से ऊपर कभी नहीं आए सोशियोलॉजी में, बट 772 हैं तो 260-70 शायद होंगे मेरे। तो ये सिर्फ निसार सर के कारण पॉसिबल है, बिकॉज़ सर ने बोला कि थिंकर और ये सब के पीछे मत भागो जो हम भाग रहे थे, डिमांड के पीछे भागो। तो इस बार सिर्फ वही किया, डिमांड के पीछे ही भागा। बिल्कुल। और पेपर 2 तो सच में ऐसा आया था कि कोई थिंकर फिट भी नहीं हो रहे थे, बट सिर्फ डिमांड का ध्यान रखा और 1-2 थिंकर जो फिट हो रहे थे वो किए, उसका रिवॉर्ड मिला है। तो ये तो क्या होता है ना गाइस, देखो, जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हो तब तो थिंकर जानना है क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, उनके आइडियाज जानने हैं। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो, चीज़ों को, सब्जेक्ट को समझ चुके होते हो, तब भी थिंकर के पीछे भागना वुड बी रॉन्ग अप्रोच। तब आपको फिर अब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के पीछे भागना है, क्योंकि थिंकर तो वो मीन्स था और एंड आपका था डिमांड। बट अक्सर क्या होता है, लोग राइटिंग में भी वो थिंकर थिंकर वाली ओरिएंटेशन जो बिगिनिंग की होती है हमारी लर्निंग की, उसको वापस लाते हैं। तो यही हमारी कोशिश रही कि आप लोग जब क्वेश्चन लिखो, भले ही आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लिखो, आप नॉलेज ना दिखाओ, आंसर दिखाओ। तो आई एम श्योर ऐश्वर्या और निखिल दोनों ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी है। एंड ऐश्वर्या का बीटेक था आईआईटी रुड़की से, है ना? खड़गपुर से, आईआईटी खड़गपुर से इनका बीटेक था, विच ऑल्सो शोज कि ऐसा नहीं है कि अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता है। ये सब्जेक्ट के लिए बहुत हाई फ्लावरी लैंग्वेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड नॉट जस्ट हिम, देयर हैव बीन मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड who have made it possible to get into this list by studying this subject, beautiful subject called as sociology. निखिल, आपका मुझे ये बताओ कि जो आपने राइटिंग के ऊपर प्रैक्टिस करी, उसमें क्या चीज़ आपने सोचा कि मैंने ये नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे टॉपर कॉपीज़ में दिख रहा हो, जो भी है, मतलब कुछ चीज़ आपने शायद सोची होगी कि यार इसके पीछे तो नहीं जाना, टॉपर कॉपीज़ को भी पढ़ते टाइम, फोकस मेरा इन चीज़ों पे रहेगा, वो चीज़ें क्या थी? आई थिंक कभी-कभार जब हम आंसर्स पढ़ते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और सोशियोलॉजी में खासकर बहुत सारे थिंकर्स आते हैं हमारे सामने एंड एक अर्ज रहता है टू कोट एज़ मेनी थिंकर्स एज़ पॉसिबल, यस। टू पुट एज़ मेनी कीवर्ड्स एज़ पॉसिबल। तो वो मुझे लगा कि बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट 2 मेंस जब मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। तो जब मैंने फ़ोकस करना स्टार्ट करा तो ओनली रेलेवेंट थिंकर, एक 10 मार्कर के क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 और 2 वी कैन राइट। उसके बाद ऐसा लगता है कि नेम ड्रॉप कर रहे हैं। सो वो मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड करा था और सिर्फ मैंने फ़ोकस करा था डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में, लाइक ऐश्वर्या आल्सो सेड, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में और अगर कोई रेलेवेंट डायग्राम है, तो वो हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो इन 2 चीज़ों पे मैंने फ़ोकस करा था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माय आंसर दिस टाइम। ओके, सो थोड़ा बात करते हैं जीएस की भी। यस। जीएस में कौन सा पेपर आपको सबसे चैलेंजिंग लगा है इन फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी करने के लिए
सबसे चैलेंजिंग पेपर और उसकी तैयारी आपने कैसे करी? सर एक तो GS3 बिकॉज़ डायनामिक होता है, तो कई बार उसमें साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यस। तो थोड़ा करंट का ध्यान रखना पड़ता है। हुँ, एंड सर इस बार एथिक्स भी काफ़ी अप्लाइड आ गया था, हुँ, तो जो मेजर जो डेफिनेशन है जो आप पढ़ते थे, हुँ, वो इतनी काम नहीं है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड आंसर लिखने थे। पहला हुँ, क्वेश्चन ही AI के ऊपर था, एथिकल वाला, तो एक वो भी चैलेंज लगा। हुँ। तो GS3 सबसे बोलेंगे कि चैलेंजिंग पेपर सर इस कह साल सक ईज़ी था, बट हुँ, ऐसा चैलेंजिंग होता है तैयारी के वाइज़। क्योंकि करंट का पोर्शन हाँ, काफ़ी होता है और उसमें। स्टैटिक तो ऐसा होता है, GS 1-2 आप जो पढ़ रहे हो ठीक है, हुँ, 2 में IR होता है थोड़ा, हुँ, 1 में तो जो पढ़ा है हर साल वही काम आता है, मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। ओके। और निखिल तुम्हारे लिए जीएस में कौन सा पेपर सबसे चैलेंजिंग रहा है? सबसे चैलेंजिंग तो आई गेस द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए होता था वो कंप्लीशन होता था। सो इवन आफ्टर 5 इयर्स इनटू दिस प्रिपरेशन मेरे पेपर इस बार भी छोटा है। सो मुझे ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक पेपर बहुत हार्ड नहीं लगता था, लेकिन कंप्लीट करना मेरे को बड़ा मुश्किल होता था। तो ये तो कॉमन खासकर प्रॉब्लम है, मेरे भी कंप्लीशन। इसके पहले कभी कंप्लीट नहीं हुए थे, दिस ईयर हुँ, ओनली कंप्लीटेड, पहली बार कंप्लीट हुए पहली बार। पेपर। ओके। और इस बार भी तुमने बोला कि इस बार भी तुमने कंप्लीट नहीं किए शायद, यस, है ना? मेरा 1-2 क्वेश्चन रह गए। इस बार भी 1-2 क्वेश्चन रह गए इन टोटैलिटी या फिर किसी एक सब्जेक्ट में 1-2? सोशियोलॉजी में मेरा एक क्वेश्चन रहा था इस बार, ओके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्वालिटी और सोच-सोच के लिखना का कोशिश ओके, करा, तो इस बार मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। ओके फाइन। ठीक है, तो अब ये बताओ आप कि जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम की, तो सबसे बड़ा इश्यू जो होता है ना स्टूडेंट्स के साथ, वो होता है नंबर ऑफ सोर्सेस। ठीक है? बहुत सोर्सेस बच्चे पढ़ते हैं इन नेम ऑफ वैल्यू एडिशन। तो एक ये टर्म है बहुत पॉपुलर, वैल्यू एडिशन। आपकी जो जर्नी रही है, इतना एक्सपीरियंस रहा है आपको, आप मुझे बताओ ये वैल्यू एडिशन होता क्या है और हम क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर एक तो जो आपने सोर्सेज का पूछा, ये है हुँ, कि इतना ज़्यादा ये डिजिटल मीडिया और इतना हो गया है कि बस एक सब्जेक्ट के लिए इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, इतने सोर्सेज हैं, हुँ, तो नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। हुँ, तो सबसे बड़ा रास्ता तो मुझे लगता है कम अटेम्प्ट पे निकालना है तो नेविगेट मिनिमम सोर्सेज। तो एक के सोर्सेज आपके मिनिमम होने चाहिए। हुँ, एंड सर एक वैल्यू एडिशन का तो मुझे लगा कि सर वो आपके खुद पे होना चाहिए, किसी सोर्सेज पे डिवाइड नहीं करना चाहिए। जैसे मेंस के मेरे एवरनोट में नोट्स हैं हर टॉपिक वाइज, जैसे GS3 में पीडीएस सिस्टम है, MSP है, क्रॉपिंग पैटर्न है। तो मुझे जहाँ द हिंदू में किसी के टॉपर के नोट्स पे जो कुछ अच्छा डाटा मिल गया, कीवर्ड मिल गया, कमेटी मिल गई, तो वो मैं नोट्स पे इनकॉर्पोरेट कर लेता था, किसी एक सोर्स पे डिपेंड कभी, तो एक जगह मिलेंगी भी नहीं सारी चीज़ें। तो ओवर द 3-4 ईयर्स वो अच्छे नोट्स बन गए वैल्यू एडिशन के साथ। ओके। तो वैल्यू एडिशन जब आप करते हो, तो कुछ पैरामीटर आप रखते हो कि यार मैंने वैल्यू एडिशन इस बेसिस पे करना है और इतना करना है? हाँ सर, लिमिटेड रखता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे आप वैल्यू एडिशन। हुँ, तो उसमें वो एक पैरामीटर होता है कि कुछ डेटा वगैरह ढूँढ लिया, हुँ, कुछ अच्छा सा इनोवेटिव डायग्राम मिल गया, हुँ, कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन मिल गई, ओके, कुछ कैची जार्गन मिल गया। ठीक है। निखिल आप मुझे बताओ कि पीवाईक्यू का कितना रेलेवेंस है फॉर बोथ जीएस एंड सोशियोलॉजी? आई थिंक सभी ने सुना होगा कि पीवाईक्यूज ही हैं व्हिच इज द गाइडिंग लाइट फॉर अस। लास्ट ईयर क्या आया था, इस साल हम तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें लास्ट ईयर का पता हो। तो अगर सबसे ऊपर किसी चीज़ को रखना होगा दैट वुड बी पीवाईक्यूज, बोथ सोशियोलॉजी एंड अदर जीएस पेपर्स। और इस बार भी जो सोशियोलॉजी का पेपर आया तो उसमें काफ़ी पीवाईक्यूज की थीम्स रिपीट हुई थी, काफ़ी। तो जो हमने क्लास में प्रैक्टिस भी करी थी। सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स। सो लेट अस अज्यूम कि सबको मालूम है पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और सबने पीवाईक्यूज देख भी लिए, ठीक है? 20 साल के देख लिए फॉर बोथ जीएस एंड सोशियोलॉजी। अम, अब जब सबने मेंस दिया, लेट अस अज्यूम सबने मेंस भी दे दिया, पर अब जब मार्क्स है तो डिफरेंस अभी भी मेंटेन्ड है। तो अब क्या चीज रह गई थी? पीवाईक्यू भी जान लिया था, ये क्वेश्चन आते हैं, तो भी अब डिफरेंस कैसे हम जस्टिफाई करते हैं मार्क्स का कि किसी के ज्यादा आए होंगे किसी के कम? क्या लगता है? आई थिंक पीवाईक्यूज देखना और उन पीवाईक्यूज को लिखना बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभार हम आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं।
एक पीवाईक्यूज में भी हमने 5-6 बार देख लिया, लेकिन Yes. उसको अगर 2-3 बार नहीं लिखा तो एग्जाम में उस प्रेशर में, उस लिमिटेड टाइम में वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. Definitely. So the difference between knowing PYQs and writing them writing is different. So and then getting it evaluated as well. yes, definitely. तो आप जब भी आंसर लिखो, कोई भी क्वेश्चन आपने देखा कि रिपीट हो रहा है, जीएस में एक थीम रिपीट हो रही है, सोशल में थीम रिपीट हो रही है, आपका ये काम होना चाहिए कि आप उसको लिखो. एक बार नहीं आपको लिखना, कई बार लिखना पड़ेगा. जैसे निखिल ने बोला 2-3 बार इन्होंने भी लिखा सेम क्वेश्चंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और उसके बाद आपको फिर किसी को शो करना पड़ेगा जो आपको बता सके कि जो आप लिख रहे हो वो नोट्स हैं या आंसर है. इसमें फाइन बैलेंस जानना बड़ा जरूरी है, बिकॉज मैनी अ टाइम स्टूडेंट एंड अप राइटिंग नोट्स ओनली थिंकिंग इट इज द आंसर. तो ये सही बात है ऐश्वर्या? सर ये आपने जो क्रैश कोर्स में भी ये बात बहुत बार बोली है, हम्म, किसी के आंसर देखते थे आपकी नोट्स ज़्यादा है आंसर कम, तो सर नोट्स में तो सब कुछ होता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाएंगी जो उस क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं कर रही होंगी, तो उन्हें आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा और जो पूछा गया उसके हिसाब से उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा. क्योंकि कई बार होता है कि वो अब घुरिए को तो पूरा पढ़ लिया आपने, बट उसने घुरिए का कोई एक ही कॉन्सेप्ट पूछा है, तो सारा कुछ तो नहीं लिख सकते, जो वहाँ फिट हो रहा है वही कुछ. डेफिनेटली. निखिल, कभी आपको ऐसा याद है कि जब आपने मेंस दिया था पहले और कभी बाहर आए, कुछ दोस्त भी बन जाते हैं सेंटर में, है ना? क्योंकि साथ दे रहे होते हैं, एक ही स्कूल में दे रहे होते हैं, तो कभी ऐसा होता है बाहर आके बोलते हैं कि उसमें मैंने उस वो एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने 5-6 थिंकर डाल दिए ये वाले. हम इतना ही डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में और कुछ भी नहीं. तो जबकि बात वो होती नहीं कि हमने कितने थिंकर डाले और ये वाला थिंकर डाला कि नहीं, बात होती है कि हिट किया कि नहीं. तो ये फाइन बैलेंस अक्सर बच्चे ना इग्नोर कर देते हैं, सेंटर के बाहर आके बस ये वाला थिंकर डाला वो थिंकर डाला. तो ये वाली अप्रोच के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आपको ऐसा हुआ था कभी? आई थिंक मैं तो जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता था हाँ हाँ. तो पहली चीज ये होती थी कि मैं क्वेश्चन पेपर बैग में रखा हम्म, और सीधा घर गया. ठीक है. मैं डिस्कस करता ही नहीं था. मुझे पता था कि अगले दिन भी पेपर है, मेंस में स्पेशली जब लगातार पेपर्स होते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर. यस. तो मैं डिस्कस करता ही नहीं था. हम्म, अगर कभी डिस्कशन की बात आई तो मेजरली डिमांड की बात करते थे, इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स डाले. कभी कभार सोशियोलॉजी में इट इज इम्पोर्टेंट कि डिमांड के साथ कुछ कीवर्ड्स भी पुट करें सो दैट इट लुक सोशियोलॉजिकल. तो इतना ही डिस्कस करते थे वो. वेरी नाइस. एक ये बताओ तुम दोनों कि प्रीलिम्स आने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ, है ना? और आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस भी है प्रीलिम्स का. प्रीलिम्स में बच्चे गड़बड़ी किधर कर रहे होते हैं मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट पे आकर, जिसकी वजह से उनको लगता है कि घबरा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा. और आपने क्या ध्यान रखा हुआ है? कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्योंकि 40 दिन में हो जाता है तैयार. Yes. कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के बाद वो 40 दिन में ऐसा क्या हो जाता है जो लोग 4-5 महीने में नहीं कर पा रहे? आप मुझे वो बताओ. सर देखिए, जो मुझे लगता है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आपका कोर है, ये 90% है. ओके. करंट अफेयर से वो बात का 10% बाहर का. वेरी नाइस. और बच्चे वो बाहर का 10% को 90% पढ़ते हैं. बहुत और सही पॉइंट बोला तुमने. ठीक है. आंसर उसमें अब वो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे 5-10 आएंगे, ठीक है. पिछले 4-5 साल पे आप निकाल के देख लीजिए वो कौन से 5-10 क्वेश्चन है जो हम पढ़ के गए आ गए, वो करंट अफेयर्स के इधर उधर के ही आने हैं. बट वो 80 क्वेश्चन जो हमारे हाथ में, 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी के एकदम आने ही आने हैं श्योर शॉट, और सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही आने हैं. जब हमें श्योर शॉट पता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो हम उसको क्यों नहीं कर लेते 30-40 दिन में. अब बच्चे करंट अफेयर्स का मैं देखा PT 365 और भी पढ़ेंगे, बहुत सारी पढ़ेंगे. उतनी सही पढ़ के सिर्फ 5-10 क्वेश्चन आपके हो पाएंगे, शायद वो भी ना हो पाए. तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत गलत हो जाता है. निखिल, तुम कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? मेरा भी फोकस प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन पे ही रहता था. एंड में जब एग्ज़ाम आ रहा होता है तो 1-2 हफ्ते पहले जो मैगज़ीन्स आती हैं मार्केट में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स की, वो मैं गो थ्रू करता था एक बार जस्ट टू मेक श्योर कोई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अगर बार-बार रिपीट हो रहा है तो उसको मैं डिटेल में पढ़ता था. अदरवाइज़ मेरे फोकस स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे रहता था, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इसी के बेसिस पे आई थिंक मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता था. तो गाइस देखो, दोनों ने एक चीज कॉमन बोली है कि स्टैटिक इज द किंग. और स्टैटिक में क्या चीज किंग है? क्योंकि स्टैटिक भी बहुत वाइड बोला जाता है अपने आप में.
वो आपको पता चलता है PYQ समझ के, PYQs को गो थ्रू करके आपको समझ आ जाता है कि यार स्टैटिक में आप एंशियंट हिस्ट्री से डरते हो कोई बात नहीं, पर अगर बुद्धिज्म जैनिज्म से डरते हो तब तो बात है कि आप उस एरिया से डर रहे हो जो बार बार एंशियंट हिस्ट्री में आ रहा है। उसी तरह अगर मडीवल हिस्ट्री से डर लगता है कोई बात नहीं, पर विजयनगर एम्पायर से नहीं डरना है, भक्ति भक्ति सूफी से नहीं डरना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको वो थीम आइडेंटिफाई करके रखनी है कि भाई मैं भले ये हिस्ट्री छोड़ दूं बट मैं विजयनगर एम्पायर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज हिस्ट्री बट आई नो व्हाट इज विजयनगर एम्पायर, आई नो व्हाट इज भक्ति सूफी, आई नो व्हाट इज बुद्धिज्म जैनिज्म। इसके हर माइक्रो पे आपको जाना है, ये ध्यान आपको रखना है। और करंट अफेयर जैसा दोनों ने बोला है, लोग वो 10% को 90 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो 90% स्टैटिक है उसको सब लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट के बाद, ये सोच के कि लक्ष्मीकांत तो सब पढ़ ही रहे हैं तो हमें तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा, तो चलो करंट ही कर लेते हैं। ओके, बट लोग भूल जाते हैं कि लक्ष्मीकांत भले ही सब पढ़ रहे हो, लेकिन तब भी उस दिन 15 क्वेश्चन जो स्टैटिक आएंगे पॉलिटी के, उसमें भी सब लोग 15 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे। तो इसमें ऐड करना चाहूंगा, लक्ष्मीकांत ठीक है सब लोग पढ़ते हैं, बट कितने लोगों को उसका एक एक पेज की एक एक लाइन याद है? यस, बिकॉज वो लाइन कहीं से भी उठा के आएगी और वहां लगेगा एग्जैक्ट क्या याद नहीं आ रहा। एग्जैक्ट 1/4 थी कि 3/4 मेजोरिटी थी, वो वो भी नहीं आती याद, और वो चीज गलत भी हो जाती है मॉक में कई बार। वहीं पे होती है। यस, तो इनफैक्ट कई लोग ना लास्ट में, जैसे मैं तुमसे पूछूं, प्रीलिम्स के पास आने पर कुछ सब्जेक्ट्स लोग रिजर्व करके रखते हैं कि ये मैं लास्ट में देखूंगा। ऐसे सब्जेक्ट्स तुम्हारे कौन से थे? सर लाइक जो लीस्ट प्रायोरिटी, सर मिडिवल हिस्ट्री तो एक है ही जो थी, एंड सर करंट को भी मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा बहुत ही देखता हूँ, एंड मिडिवल, ये दो ऐसे हैं। ओके, करंट अफेयर और मेडिवल को तुम लास्ट के लिए ही रखते हो। Yeah. करंट अफेयर में क्योंकि क्या है तुम्हें मालूम है, करंट अफेयर की मैगजीन ज्यादा आती है मार्केट में, ठीक है, स्टैटिक के सोर्स सबको ऑलरेडी मालूम है, बट करंट इज फ्लडिंग द मार्केट। चुनते कैसे हो कि करंट में मुझे पढ़ना क्या है? सर एक तो मैगजीन से पता लग जाता है कि कौन सी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे स्टैटिक से रिलेट हो रही है। ठीक है। तो अगर स्टैटिक से रिलेट हो रही है, हम्म, जैसे पार्लियामेंट चैप्टर है और उससे कुछ रिलेटेड आ गया अगर, तो वो मैं समझ जाता हूँ कि ठीक है ये स्टैटिक से रिलेट हो रहा है, मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट। और कुछ रैंडम है तो उसको फिर लीस्ट प्रायोरिटी रखता हूँ मैं। और रैंडम तुम डिसाइड करते हो PYQ के बेसिस पे? PYQ एंड सिलेबस की And उससे syllabus. अगर रिलेट नहीं हो रहा। ठीक है। सो निखिल तुम भी ऐड करोगे कुछ इसमें? हाँ, मतलब जैसे ऐश्वर्या बोला, तो मेरे लिए भी लीस्ट प्रायोरिटी करंट अफेयर्स की ही होती थी। विद इन करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और कभी-कभार डिफेंस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो बिनको मैं एंड में पढ़ता था बिल्कुल, बिकॉज़ क्वेश्चंस कम आते हैं और फैक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब अगर अगर इम्पोर्टेंस देखें तो इनकी कम ही होती है। ओके, तो बिल्कुल एंड में मैं इनको पढ़ता था। तो इन करंट में बेसिकली तुम इन्वायरमेंट और साइंस टेक को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, राइट है ना? तो जब जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होता है उस दिन कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि लॉजिक बेस्ड था ये क्वेश्चन। ओके, जरूरी नहीं होता कि वो सब चीजें याद रहें, वो लॉजिक से हो जाता है। तो लॉजिक वाला कौन जो ट्रिक है, जिसको हम आजकल ट्रिक बोलते हैं, वो आई एम श्योर आपने भी यूज करी होगी अपने अटेम्प्ट्स में। कितने क्वेश्चन आपको लगता है विदाउट लॉजिक सिर्फ प्योर नॉलेज से होते हैं, और कितने क्वेश्चन आपको लगता है लॉजिक पे ही डिपेंडेंट है, हम चाहे जितना पढ़ लें? 15 क्वेश्चन आई थिंक आर बेस्ड ऑन लॉजिक। 15 क्वेश्चन उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, बट लॉजिक से कहीं ना कहीं वो हिंट मिल जाता है कि ये होना चाहिए ऑप्शन। ओके, तो यानी कि यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल दी 100 क्वेश्चंस, दैट्स नॉट, है ना? दैट्स नॉट पॉसिबल, और वो करना भी नहीं चाहिए। और जो मॉक्स में बच्चे लोग घबराते हैं इस टाइम पे कि हमारे मॉक्स में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कितना कोरिलेशन तुमको लगा है दोनों को, मॉक्स में और प्रीलिम्स के मार्क्स में? तुम बताओ निखिल। प्रीलिम्स में हाँ, या तो प्रीलिम्स में बिकॉज़ मेरी फोकस स्टैटिक पे ही रहता था, तो जो मॉक पेपर्स मैं देता था तो उसमें भी मैं उसी पे फोकस करता था जो स्टैटिक वाला पार्ट है उसमें। ओके, करंट अफेयर्स के कभी-कभार व्हेन यू गिव सो मेनी मॉक्स तो आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अलग-अलग टेस्ट में। इट मीन्स दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो मेरे लिए भी फाइनल एग्जाम के लिए दोज करंट अफेयर्स बिकम इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस। सो फोकस मैक्सिमम स्टैटिक पे, लेस ऑन करंट अफेयर्स, बट फाइंडिंग के करंट में कौन-कौन से रिपीट हो रहे हैं, वो मैं एग्जाम से पहले वो करंट अफेयर्स रिवाइज करता था मैं। बिल्कुल, कि मतलब आपने अगर 3-4 अलग पेपर दिए करंट अफेयर के, लेट अस अज्यूम मॉक वाले, तो उसमें भी जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप पकड़ लेते थे
अज्यूमिंग कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तभी इतना रिपीट हो रहे होंगे अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस। तुम्हारा भी यही था? सर जैसे आपने कॉरिलेशन का पूछा तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी कोचिंग हो, कोई भी पेपर हो, दे आर नेवर क्लोज टू यूपीएससी स्टैंडर्ड। बिल्कुल। मुझे कभी कोई कॉरिलेशन नहीं लगा। उसका मुझे एक ही यूज़ लगता है कि आप अपने जो लैक्यूनाज़ हैं, वीक एरियाज़ हैं, आप इनको पहचान पाएँ और उसको ठीक कर पाएँ। प्लस 2 घंटे में गोले भी भरना सीख जाएँ, आप 100 क्वेश्चन भी, ये इम्पोर्टेंट है। कंटेंट तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ रिपीट होता है। यूपीए कभी किसी कोचिंग के कोई क्वेश्चन रिपीट हुए हों तो बहुत ही 1-2 होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो आपका पर्पस कुछ और होना चाहिए, नॉट बिल्कुल। क्वेश्चन रिपीटिशन। यस। एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा इसी से रिलेटेड, जिस दिन बच्चे मॉक्स देते हैं ना प्रीलिम के, उस दिन वो पूरा दिन उसी हैंगओवर में रहते हैं, उस पेपर को देने के, है ना, जो उन्होंने दिया है। उनका पूरा दिन उसी में चले जाता है, या तो एनालिसिस में घर आकर, या डिस्कशन में विद देयर फ्रेंड्स, या फिर इन इंटीग्रेटिंग दोज पॉइंट्स फ्रॉम द मॉडल आंसर इनटू देयर नोट्स। तुम क्या करते थे? सर ये गलती तो हमने भी की है, हमारे दोस्त भी बैठे हैं। हम लोग मॉक्स दे के आगे कंपेयर करते थे किसके ज़्यादा आए, नहीं आए। तो मुझे लगता है कि उसको अगर 2-3 घंटा किया जाए तो फ्रूटफुल एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बनता है। पता भी लगता है कि किसी दोस्त ने कैसे लॉजिक से किया, आपका गलत था। बट पूरा दिन देना तो एक वो है कि आप कहीं ना कहीं डे वेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो नहीं है ठीक। तुम्हारा भी यही? मेरा भी यही रहता था कि उस दिन मैं तो वैसे रेस्ट ही करता था उस दिन, डिस्कशन के बाद 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद फिर डिस्कस करता था। हालाँकि मेरे पापा मुझसे पूछते रहते थे, "ऐसा क्या करा, ऐसा क्या करा?" अदरवाइज़ मैं 2-3 दिन का रेस्ट लेता था। उसके बाद जब वैलिड आंसर की आने लग जाती हैं, क्रेडिबल, फिर मैं अपना पेपर गो थ्रू करता था। डेफिनेटली। सो क्या है कि देखो, मॉक्स जो है ना प्रीलिम्स के, आपने कभी भी, कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी मॉक से ना घबराए, मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग इतना घबराते हैं कभी भी, दे थिंक कि हमें शायद अगला अटेम्प्ट देना चाहिए। वो भी 1 महीना पहले दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू टेस्ट विच दे हैव रिटन फ्रॉम वन और द अदर कोचिंग इंक्लूडिंग आर कोचिंग। तो आप किसी भी कोचिंग में दो, आप प्रीलिम्स के मार्क्स को ये मत सोचो वो फाइनल इंडिकेटर है ऑफ योर मार्क्स इन द फाइनल डे। कोचिंग में सिर्फ बच्चों में ही कंपटीशन नहीं है, मैं आपको बताऊं, कंपटीशन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी है, ठीक है? और उसका विक्टिम आप लोग नहीं बनने चाहिए। आप लोग को इतना ध्यान रखना है भाई कि मेरे लिए सबसे बड़ा मॉक जो है वो है यूपीएससी के ही खुद पिछले 20 साल के पीवाईक्यू, उससे बड़ा मॉक और कुछ भी नहीं है। बाकी तो आर जस्ट मॉकिंग और मॉकरी, आई वुड से, ओके, जो कोचिंग में होता है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं क्लियर करते हो स्टेज, तो मेन जिसकी आपने तैयारी ज्यादा, आई वुड से, रिलीजियसली करी है या फिर ज्यादा इन्वॉल्व होके करी है दिल से, क्योंकि प्रीलिम्स में आई थिंक दिमाग लगता है पर मेंस में दिल लगता है, उस स्टेज तक बच्चे पहुंच नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस होल कंपटीशन बिटवीन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। एनीवे, सो आप मुझे ये बताओ दोनों, आप लोगों ने सोशियोलॉजी ऑप्शन क्यों लिया था? स्टार्ट करते हैं तुमसे। तो सबसे पहला तो ये था कि 2-3 शॉर्टलिस्ट किए थे, पीएसआईआर, एंथ्रो, सोशियो, ये जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लॉजिक देखते हो। उनमें फिर सर डिसीजन का ऐसा था कि सिलेबस देखा थोड़ा, और मेरे को तो याद है कि सर ने बताया फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। तो 2019 में ऐसा था कि सर वाज नॉट दैट एस्टेब्लिश्ड। अभी सर ही टॉप हैं, ये सबको पता है। बट तब अरे। सर सर सब नए-नए आए थे, सर के लिए भी नया था। और मैं भी ऐसे चले गया था कि सर का सेशन देखते हैं कि कैसा होता है सोशियोलॉजी। कोर्स के पहले सर ने सेशन लिया था, और बस वो सेशन से ही हम इतना हुक हो गए थे सर के बोलने के तरीके से, अंडरस्टैंडिंग के तरीके से, कि उसने बहुत बड़ा रोल निभाया था सोशियोलॉजी लेने में। शायद अगर सर नहीं मिलते तो कोई और ऑप्शनल भी ले लेते। ओके, ठीक है, तुम्हारा निखिल? मेरा डिसीजन तो आई थिंक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मुझे ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना था जिसको मुझे पढ़ने में मज़े आएँ, और बिकॉज़ सोशियोलॉजी इज़ सो मच रिलेटेड टू सोसाइटी। मतलब हमारे आस-पास जो है, पेट्रियार्की है, स्ट्रैटिफ़िकेशन है, इनइक्वालिटी, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो और स्पेशली सेकंड पेपर जो सोशियोलॉजी का होता है, इट इज़ इंडियन ओरिएंटेड। यस। सो वो तो पूरा आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इट इज़ नॉट वेरी टेक्निकल। तो और मैं बहुत क्यूरियस भी रहता था अपनी सोसाइटी को जानने के लिए। दैट वाज़ माय डिसीजन टू पिक सोशियोलॉजी। सबसे अच्छी लर्निंग क्या रही है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बाद, पढ़ने के बाद? ऐसा क्या तुमको सीखने को मिला सोशियोलॉजी से
जो तुम्हें लगता है कि यार ये लेसन की तरह है एक तरीके से? सर इंडियन सोसाइटी का खासकर जो बात करें तो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो वो सोशियोलॉजी उभार के लाता है कि लेटेंट एंड मैनिफेस्ट लेवल पे क्या चल रही है। जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, हम लोग इतना डिटेल में पढ़ते हैं, उसके अंदर भी इतनी सारी छुपी हुई चीज़ें जो एक नॉर्मल पर्सन है वो उस लेवल तक नहीं समझ पाएगा। हम जितने डाइवर्सिटीज, वेरिएशन, अनटचेबिलिटी, वुमेन के इश्यूज हम इतने प्रकार के पढ़ते हैं अलग अलग, जैसे देवीदासी डाइकोटॉमी हो गया, डबल अनटचेबिलिटी हो गया, तो एक ही अंडरस्टैंडिंग मिली कि डीप लेवल पे सोसाइटी को समझ पाए। जो कि शायद हम एवरीडे लाइफ में नहीं देख पाते। हाँ, एक वो कॉमन सेंसिकल पर्सन हो जाता है वो। तुम्हारे लिए निखिल? मेरे लिए सोशियोलॉजी को पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि मैं मतलब सोशियोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज़ ये इसको हम लोग पेपर 1 जो जीएस का होता है सोसाइटी, उसमें काफ़ी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने सोशियोलॉजी के अपने एसे में भी डाले हुए थे। सो मेरे लिए बिगेस्ट लर्निंग यही थी सोशियोलॉजी की। आई वाज़ एबल टू रेप्लिकेट इन अदर पेपर्स आल्सो। ओके, तो मैं यानी कि काफी इनकम पासिंग आपको लगा कि सिलेबस इसका काफी कोरिलेट करता है विद अदर टॉपिक्स एज वेल। फाइन। सो अब जो बच्चे देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, कुछ टिप्स देना चाहोगे उनको? सर टिप्स यही है कि सारे फालतू के जो बेसिक बुक्स के अलावा जो भी नोट्स हैं उनको सब फेंक दें और सिर्फ बेसिक बुक्स आप रट लें और पीवाईक्यू को समझ लें और थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब उन्हीं से आने हैं। सही बात है। अच्छा, ये कुछ लोग ऑप्शंस को भी एनालाइज करते हैं Yes, पीवाईक्यूज में। यस सर। आप लोग कैसे पढ़ते थे? ऑप्शंस की स्टडी को कैसे करते थे? सर कुछ हैं, ट्रिक्स हैं जिनसे आपके 10-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। यस। ये कोई नई ट्रिक्स भी नहीं है, लाइक यूट्यूब में भी है आपके पास कि साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द अबव मार दो। ऐसे मत बोलो यार। कल को किसी ने देख लिया, वो क्वेश्चन ही ना गड़बड़ कर दे वो सब। ठीक है, चलो तुम बताओ निखिल। सर एक बताया, अभी हाँ। 15 ट्रिक्स और है, वो चलते रहेंगी। अच्छा ठीक है। नहीं, अब तो टिक वाला ऑप्शंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं हाँ। कि अब तो ऑल ऑफ द अबव तो होता ही नहीं है। हाँ हाँ। तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए तभी आप कर सकते हो। बट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स यही बोलूँगा कि फोकस ऑन स्टैटिक, फोकस ऑन स्पीड। कभी-कभार प्रीलिम्स में क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो गिव मॉक टेस्ट और अपनी स्पीड को एनालाइज़ करो, कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। मतलब कभी-कभार मैं क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करता था, जस्ट टू ब्रेक द बैरियर। कब होता है कि शुरू में डिफ़िकल्ट होते हैं। सो मेक योर ओन स्ट्रैटेजी और वो मॉक टेस्ट में ट्राई करो, एंड बिफोर यू गिव द फाइनल एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स तो वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। वो मॉक टेस्ट दो, उससे आपको पता लगेगा। फोकस ऑन स्टैटिक एंड फोकस ऑन योर स्पीड। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि 3-4 साल पहले के जो टॉपर्स थे वो बहुत बोलते थे कि आप 3 राउंड्स में करिए, 4 राउंड्स में करिए पेपर। वो सही बोलते थे, बट वो रियलिटी अलग थी, तब पेपर थोड़े सिंपल आते थे। 2020 के बाद से पेपर थोड़े लेंदी हो गए हैं, तो 2 राउंड से ज़्यादा तो मत करिए, क्योंकि मैं खुद 2 राउंड बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। तो आपका उतना टाइम अब नहीं मिलता, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं, ट्रिकी हो गया है, तो पढ़ने में भी टाइम लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, क्योंकि मुझे लगता है मॉक के बाद कई लोग तो यही डिस्कस करते हैं कितने राउंड लगे थे। तो 2 राउंड काफ़ी है, जैसा पेपर अब बनने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, आई होप कि आपने ये बेसिक चीज़ों का ध्यान में रखा है और ये दोनों की जो लर्निंग्स रही, एक्सपीरियंस रहा है, उससे आपको वो चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो शायद लोग नहीं बताते हैं आपको उतना खुल के। और इम्पॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ों को ध्यान में रखें। कल को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या कहीं पे भी कोई चीज़ वायरल होती है कि इतना कंटेंट मैंने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए, इतनी किताबें, ये वो सब, उससे आपको घबराना नहीं है कि इतना करंट अफेयर मैंने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए। स्टैटिक पे भरोसा रखना है, ठीक है? क्योंकि आई थिंक जो क्वेश्चन मेरे को पूछने थे स्टूडेंट के बिहाफ पे वो तो मैंने पूछ लिए, बट स्टिल ऐसे कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो उनको पूछने का मन होता है बट नहीं पूछते वो। है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए। रिसोर्सेज सर रेफर्ड फॉर ऑप्शनल। अनीश, तुमसे सर मैं तो बिल्कुल ट्रू रहूँगा। सच बोलूँ तो ना कभी हरलम्बस पढ़ी, ना रिट्जर पढ़ी, ना कुछ पढ़ी, सिर्फ सर के नोट्स ही पढ़े। और हाँ, 3-4 साल से टॉपर्स की कॉपी देख रहा था। लेवल अप में भी जो टॉप कॉपी होती थी, तो
उनसे बहुत कंटेंट उठाया है और एक 30-40% जो कंटेंट है वो तो सर के क्रैश कोर्स से ही मिला है, क्योंकि सर का क्रैश कोर्स वैसा नहीं होता कि आप रिवीजन करा रहे हैं जल्दी जल्दी। सर का क्रैश कोर्स मतलब एक मिनी फाउंडेशन कोर्स होता है। शुरू से आखिरी तक आपको इतनी हर टॉपिक पे नई चीज़ें पता लग जाएगी। मतलब मैंने 3 बार किए हैं सर के क्रैश कोर्स मेंस के दौरान, तो तीनों बार मुझे लगा कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, ये तो कभी देखी नहीं। सर कुछ नया और ले आते थे, ऐड करते जाते थे, और तो सर ये सोर्सेस थे। ठीक है, तो फाउंडेशन के अलावा कुछ और किताब कभी रेफर नहीं करी? नहीं सर, कभी नहीं, सिर्फ आपके फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स एंड टॉपर्स कॉपीज। ओके, तुम्हारा निखिल? और मेरा भी सेम था, फाउंडेशन क्लासेस के जो नोट्स बने थे, रिटन नोट्स, वो मैंने प्रिपेयर किए थे एंड दैट फॉर्म द बेस ऑफ माय सोशियोलॉजी। और उसके बाद जो सांगवान जो बुक है, यस। उससे मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी उठाया करता था मैं। उसमें कुछ-कुछ डायग्राम्स हैं, तो वो भी इनकॉर्पोरेट करे अपने बेसिक्स नोट्स में। और जो टॉपर्स की कॉपीज़ होती हैं, वहाँ से कभी-कभार उनको भी गो थ्रू करना चाहिए, बिकॉज़ समटाइम्स आपके वो नोट्स में नहीं होते हैं, अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो। यस, तो वो भी मैं कभी-कभार उठा के अपने मेन नोट्स में पुट करता था। सर डेफिनेटली। एक चीज़ इसमें ये कि मेरे सारे नोट डिजिटल है एवर नोट में, हम्म तो इसलिए मुझे काफ़ी फ़ायदा हो, क्योंकि मेरे नोट्स ही एक बुक बन गए थे। वो इतने ज़्यादा अरेंज थे, तो इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कि बहुत कुछ हो गया था उसमें। ओके, तो फाइनल कितने पेज के बन गए थे वो? तो पेजेस तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में था, ऐसा मैंने देखा नहीं, बट उसको मैं हर साल छाँटते भी जाता था आपके क्रैश कोर्स से कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। यस। माइक्रो नोट्स बनाए थे अपने? ये सर लास्ट फाइनल उसके लास्ट लिए। फाइनल के लिए हाँ, बनाए थे? yes। तुम नहीं बनाए तो होंगे ना यस, माइक्रो यस, माइक्रो माइक्रो नोट्स? यस। तो माइक्रो नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बिकॉज़ सोशियोलॉजी को अगर आपको 2 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना है, तो उसके लिए माइक्रो नोट्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि इतने बल्की नोट्स को इतने माइक्रो नोट्स में कैसे कन्वर्ट करें। प्रॉब्लम होती है, बट वो रिपीटेड रिविजन्स करने के बाद यू विल बी एबल टू नो कि कौन-सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कौन-सा कीवर्ड इम्पोर्टेंट है। उससे फिर माइक्रो नोट्स भी बनते हैं। डेफिनेटली। तो वो माइक्रो नोट्स तो आपको देखो सबको बनाने हैं। अक्सर क्या होता है, व्हेन रिजल्ट्स कम, टॉपर शेयर देयर माइक्रो नोट्स एंड स्टूडेंट्स डाउनलोड इट, व्हिच इज गुड, बट देन दे कंसिडर इट एज द एंड। आपको ये सोचना पड़ेगा कि सब बुक्स अवेलेबल हैं, सबके नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन तो भी लोग अपने खुद के नोट्स जरूर बनाते हैं इवेंचुअली, भले वो इनरोल्ड हैं या नहीं भी हैं, अपने खुद के जरूर बना रहे हैं, क्योंकि अपना लिखा हुआ, वो भी शॉर्ट में, जितना आपका होगा वो किसी और का लिखा हुआ भले ही जाए जितना लॉन्ग हो, कभी नहीं हो पाएगा आपका। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इज इट एडवाइजेबल टू मेक नोट्स ऑन थीम बेस्ड फ्रॉम पीवाईक्यू और माइक्रो टॉपिक्स फ्रॉम सिलेबस? सर ऐसा है, मैंने तो माइक्रो टॉपिक्स ही उठाया, जैसे एम.एन. श्रीनिवास का उठा लिया, और उसके ऊपर तो मैं जैसे ही पढ़ रहा हूँ टॉपिक को, मैं सारे 4-5 साल के पीवाईक्यू भी वहीं कॉपी पेस्ट कर देता था। ठीक है। तो उससे ऐसा होता था कि दोनों क्लब हो गए। मैं माइक्रो टॉपिक्स पे नोट्स बना रहा हूँ, बट पीवाईक्यू के बेस पे बना रहा हूँ, तो वो दोनों अलग चीज नहीं है, वो क्लब हो जाते हैं। किसी भी टॉपिक को आप बनाओगे माइक्रो टॉपिक्स में अगर, तो पीवाईक्यू देख के ही बनाओगे ऐसे। तुम्हारा भी निखिल? मेरी भी लगभग सेम अप्रोच थी। जो भी सिलेबस में मेंशन है, हमारा अलग-अलग बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, तो उन सिलेबस के नीचे ही उनके पॉइंट्स, उनके थिंकर्स ही लिखता था मैं। ओके। और कोशिश करता था कि जब मैं वो नोट्स बना रहा हूँ, तो पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, उनके भी मैं आंसर्स कहीं न कहीं लिख दूँ, बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली जो नोट्स मैंने बनाया है, वो पीवाईक्यू से डिफरेंट हो सकते हैं। बट पीवाईक्यूज़ के कभी इंट्रोडक्शन भी मैंने नोट्स में डाल दिए कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन, कभी कोई मेन पॉइंट्स भी डाल दिए। तो दोनों को इंटीग्रेट करने से ही आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार होते हैं। वेरी नाइस। तो क्या कहते हैं, जो सिलेबस है और पीवाईक्यू दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों ने अप्रोच फॉलो करी है, बिकॉज द पर्सनालिटी टेस्ट स्कोर इज वेरी अनसर्टन। पर्सनालिटी टेस्ट स्कोर इज वेरी अनसर्टन, तो बिल्कुल सही बोला आपने। ऐश्वर्या, पर्सनालिटी टेस्ट में जो मॉक्स आपने दिए थे, जो वाइब आपको यहाँ पे आई थी देने के बाद, उसके हिसाब से आपको लग रहा था कि वो फायदा आपको हुआ उस दिन यूपीएससी के मॉक में? सर यहाँ जो भी मॉक्स थे, तो 60-70% मॉक्स पे मुझे बहुत ही अच्छा रिव्यू मिलता था, और बोर्ड मेंबर भी बहुत खुश होते थे, अच्छे रिव्यू देते थे। कुछ एक्सेप्शन थे जो अच्छा नहीं गया था, तो मैं तो होप से ही गया था कि ऐसा ही रेप्लिकेट होगा, बट कुछ वैसा रेप्लिकेट हुआ नहीं। और जितने भी मॉक्स थे उनसे सबसे खराब ही गया वो जो मेन था।
यानी कि कोरिलेशन नहीं मिला। हाँ, सर अगर मुझे कॉन्फिडेंस होता तो मिल जाता। वो मेरी गलती है कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू था वो भी 6th अटेम्प्ट में। वो तो प्रेशर में आके मैंने खुद ही घबरा गए उस टाइम हाँ। पे। ठीक है, तुम्हारा? मेरे लिए काफ़ी रेलेवेंट थे। मेरा इंटरव्यू एक तो फर्स्ट वीक में ही आ गया था। सो मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देता हूँ बिकॉज़ अगर कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो मे बी आई परफॉर्म वेल। इंटरव्यू में अच्छे स्कोर आया और तो मेरे लिए रेलेवेंट था मॉक इंटरव्यू से। यानी इवेंचुअली देखो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। मॉक्स देने के बाद उस दिन इवेंचुअली आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कितना सेल्फ कंट्रोल है आपका उस दिन अपने ऊपर, ये सब छोटी छोटी चीजें, तभी उसको पर्सनालिटी टेस्ट ज्यादा बोला जाता है, इंटरव्यू कम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना? ठीक है, थैंक यू ऐश्वर्या एंड थैंक यू सो मच निखिल, सर थैंक यू Thank you so so much, inviting and me. I wish both of you all the very best. Aishwarya will be appearing for this exam once again, so um, I wish him all the very best to get even better rank and higher score in personality test as well. ठीक है, और इस बार आई गेस क्योंकि खुद ऐश्वर्या ने एक्सपीरियंस भी ले लिया तो शायद इस बार वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी नेक्स्ट टाइम जाने पर। और निखिल के लिए आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट इन सक्सेस इन हिज लाइफ बिकॉज he will not be appearing again, and he will most probably, I guess, most probably he'll be getting IPS officer, keeping past year trend in perspective of rank allocation, service allocation. Okay, so I wish both of them very best of luck, and we shall stay in touch forever, and we'll try to ensure that जिस भी बच्चों को गाइडेंस दे सकें अपने लेवल पर वो जरूर देनी है, क्योंकि स्ट्रगल सबने देखी है लाइफ में, है ना, आपने भी देखी है, लेकिन सोल्यूशन जो है इट इज ऑलवेज नॉट लाइंग इन एडिंग सोर्स, समटाइम्स इट इज लाइंग इन कटिंग डाउन ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स विच वी आर फोकसिंग अलॉट ऑन। तो उसके लिए कभी कभी मेंटरशिप की जरूरत शायद वहीं पड़ती है, तो एंड आई एम श्योर बोथ ऑफ यू विल एक्ट एज रियली नाइस मेंटर्स फॉर मेनी स्टूडेंट्स in the coming generation as well. So guys, we wrap up the session today. Thank you for वेबसाइट नहीं, कोचिंग में जाके ही लिखता था मैं। नहीं, कॉस्टली नहीं होते इतने, 10-15,000 के होते हैं कोर्स। तो डेली 10 क्वेश्चन वाले आप किसी भी कोचिंग के ले सकते हैं, सब चलाते हैं। ऐसे ऑफलाइन सेंटर में जाके देता था मैं। हाँ, 1 मंथ टू 1.5 मंथ का होता है। आप देखिएगा बहुत सारे मेंस वालों के लिए फ्री भी होते हैं कोर्स, ऐसे वाले डेली वाले। मैं अब नाम नहीं बोल सकता यहाँ, आप पता कर लीजिए उसे। ओके। आप ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप जब भी आंसर राइटिंग करो, ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको पता चलता रहे कि कहाँ गलत हो रहा है। एक तो होता है कि आंसर, मैंने आज 10 आंसर लिखे, ओके, गोल 10 आंसर लिखना ही सिर्फ नहीं है, ये भी है कि अब 11 से 20वां जो भी आप लिखोगे, क्या वो पहले से 10 जैसा ही है या फिर कुछ अलग है, कुछ सीख के लिखा है, वो ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये तो पर्सनल चॉइस है, मैं रूम पे पढ़ता था। लाइब्रेरी कभी नहीं गए लाइब्रेरी? सर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर 1 मंथ ओनली। मुझे लाइब्रेरी में इतना एक वो लगता था कि बहुत ज़्यादा बंदिशें रहती हैं। मुझे कंफर्टेबल होकर पढ़ना पसंद है, कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी। निखिल तुम्हारा? I'm a Delhiite, तो मैं ये तो दिल्ली के ही हैं, लोकल मैं हैं। घर पे ही पढ़ता था। ठीक है, जिसके पर ये पर्सनल होता है सबका ना, कुछ लोग को लाइब्रेरी में अच्छा लगता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं लाइब्रेरी में, घर पे शायद लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ठीक है गाइस, वी रैप अप द सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।